हाय। कल हम लोगों ने जल संसाधन पढ़ा था। आज जो है हम लोगों को पढ़ना है जल संसाधन का वितरण। यह जल संसाधन का पार्ट 2 वीडियो है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल संसाधन का वितरण कहता है, विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में ही है। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी पूरे गोल है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हो गया हमारा पृथ्वी का सिंबल हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है वह अधिकांश जल जो है वह हमारा अधिकांश जल यह दक्षिणी गोलार्ध में है, नीचे की ओर है। अधिकांश जल जो है महासागरों में निहित है, जबकि ऊपर की ओर हम आप जब देखते हैं ऊपर की ओर, यह हो गया आपको एशिया महादेश हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है। उसके बाद यह हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, यूरोप। उसके बाद इधर साइड में है ऑस्ट्रेलिया, जिसको यूरेशिया भी बोला जाता है। खैर, तो यह जो आप देख रहे हैं यह क्या है, अधिकांशतः जो हमारा यह भाग है, यह अधिकांशतः भाग जल का जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरे के पूरे दक्षिणी गोलार्ध में जो है अधिकांशतः जल निहित है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, तो क्या है, कहता है कि जब अधिकांश भाग जो दक्षिणी गोलार्ध में है जल का, इसी कारण से दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी बोला जाता है। जो हमारा पृथ्वी है उसका अधिकांशतः भाग जो है जल का, वह दक्षिण भाग में है, ठीक है। जिसकी वजह से इसे दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध नाम से भी जाना जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि जल गोलार्ध किसे जाना जाता है, किससे जाना जाता है जल गोलार्ध के नाम से? तो दक्षिणी जो भाग है ना, जो हमारा पूरे गोलार्ध है, उस गोलार्ध में जो दक्षिणी गोलार्ध है उसे जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी जो गोलार्ध है उसे क्या, स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ओके, डेट क्लियर। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थल गोलार्ध से जाना जाता है। ऑप्शन आपको रहेगा दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। तो दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए, स्थल गोलार्ध के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्थल गोलार्ध के नाम से उत्तरी गोलार्ध को जाना जाता है। ओके, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, फिर भी जैव विभिन्नताएं हेतु यह महत्वपूर्ण है। यहाँ मछलियाँ, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज का भंडार पाया जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यह जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा। क्या आप जानते हैं कि विश्व की कुल मृदु जल, जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो सॉफ्ट वाटर है, वह लगभग 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के चादर या हिमनद के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमनद के रूप में पाए जाते हैं या बर्फ के चादर के रूप में पाया जाता है। और लगभग 25% जो जल है वह भूमिगत जल के रूप में पाए जाते हैं, यानी जमीन के अंदर जो है उस रूप में 25% पाया जाता है। और 75% जो जल है वह जो अंटार्कटिका है या पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, या ग्रीनलैंड है, इन क्षेत्रों में बर्फ के चादर के रूप में पाया जाता है। ओके, देखिए आगे क्या कहता है, भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है। भारत में अगर हम जल संसाधन के वितरण की बात करते हैं तो भारत में जल संसाधन की वितरण जो है वह अपर्याप्त है, ठीक है। भारत में जल संसाधन के वितरण क्या है? अपर्याप्त है। ओके, क्या है? अपर्याप्त है, क्योंकि भारत विश्व की लगभग 16%, यानी भारत में अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया की, पूरी विश्व की 16% आबादी जो है आबादी निवास करती है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत आबादी निवास करता है। तो भारत में विश्व के लगभग 16% आबादी जो है वह भारत में ही निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरी दुनिया में दूसरा स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वह पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है। पहला स्थान पर चीन है, जबकि दूसरा स्थान पे भारत है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्या चीज आगे क्या कर रहा है। इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल की उपलब्धता है। और जो स्वच्छ जल है, पीने वाली जो पानी है, उसके लिए कितना भारत में मात्र 4% जो है वह जल उपलब्ध है। भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से, मतलब 4000 जो है जो जल प्राप्त होता है वह 4000 घन किलोमीटर जो है वो वर्षा जल से प्राप्त होता है। 1869 घन किलोमीटर जल पृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। पृष्ठीय जल जो हम कहें कल के क्लास में बताए थे पृष्ठीय जल क्या है। तो जो हमारा पोखर है, नदी है, झील, ताल वगैरह, यह सब जो है, नाली भी हो गया इसमें, तो यह सब जो है पृष्ठीय जल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना 1869 घन किलोमीटर जल जो है पृष्ठीय जल से प्राप्त होता है। कुल पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश की 3 बड़ी नदियों से प्राप्त होती है। देश के 3 सबसे प्रमुख बड़ी नदियां जो है, एक सबसे बड़ी नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्रवाहित होने से होता है। यानी हमारा जो भारत देश है, अभी मैं आपको ये भारतीय मैप हमारा हो गया। ठीक है, आप यहाँ देखते हैं क्या है, भारत में यहाँ से जो है ये सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, फिर यहीं से मानसरोवर झील के नज़दीक से ही यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, और फिर यहाँ इधर से उत्तराखंड होते हुए ऐसे होकर ये गंगा नदी निकलती है। तो यह भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और इस नदियां, ये जो प्रमुख नदियां हैं, इनकी कई सारी सहायक नदी है। सिंधु नदी के भी कई सारी सहायक नदी है, जैसे कि झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, इत्यादि बहुत सारा है। उसी तरह से गंगा के भी है, यमुना है, गंडक है, उसके बाद बागमती है, बहुत सारी नदियां हैं। तो हम देखते हैं कि जो 1869 घन किलोमीटर जो है वह जल इन नदियों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये इन नदियों से प्राप्त होते हैं। अब देखिए क्या है कि पृष्ठीय जो जल है, इस पृष्ठीय जल का लगभग 2/3 देश की 3 बड़ी नदी जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्रवाहित होने से प्राप्त होता है। आज भारत में जल भंडार हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति से हो रहे हैं, यानी काफ़ी तेजी गति से हो रहा है, स्पीड वे में हो रहा है। मतलब जो हमारा भूमिगत जल है, यानी जल भंडार करने की जो क्षमता है, आज हमारे पास भारत में बहुत तेजी गति से हो रहा है, जिसका जल भंडारण की क्षमता जो है लगभग आज भारत में 174 अरब घन मीटर हो गया है। भारत में जो जल भंडार की जो क्षमता है वो लगभग कितना हो गया है, 174 अरब घन मीटर, जो कि देश की क्या है, जो कि देश की स्वतंत्रता के समय मात्र 18 अरब घन मीटर थी। यह जो भंडार करने की जो क्षमता थी स्वतंत्रता के समय, यानी 1947 के समय, यह मात्र और मात्र कितना था, मात्र और मात्र 18 अरब घन मीटर थी। ठीक है, जबकि आज कितना 174 अरब घन मीटर हो गया है। भारत की स्थलाकृति, स्वरूप एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है। भारत में कुछ बाधाएं हैं जिसकी वजह से हम जो है क्या है, मात्र 690 अरब घन मीटर जो है वो जल प्रयोग कर पाते हैं, जो कुल भारत के जल का 32% है।
उपयोग करने में जो टोटल एवरेज पूरे जो जल है उसका मात्र हम कितना 32% जल को उपयोग कर पाते हैं। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के योग्य जल भंडार की क्षमता सर्वाधिक है। भारत की जो क्षेत्र है, ये गंगा का जो क्षेत्र है, ये गंगा का जो क्षेत्र है, जैसे आपको हम ये दिखा देते हैं, ये हो गया गंगा का क्षेत्र, ठीक है। ये पूरे जो क्षेत्र आता है ये गंगा का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो भूमिगत जल है वो भारत में सबसे अधिक है, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब अगर हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, सिक्किम हो गए, इन क्षेत्रों में जो है अधिक, पश्चिम बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों में अधिक जल भूमिगत जल के रूप में संचित है, भंडारित किया गया है। सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं क्षेत्रों में है। ओके, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कहता है, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से, मतलब विश्व की अगर पूरी दुनिया की नदियों का लिस्ट जारी किया जाए उसमें से 10 स्थान में से, मतलब अगर 10 हम रैंक लेते हैं उसमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र का विश्व की 10 नदियों में से एक नदी के रूप में गिना जाता है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र को पूरी दुनिया की 10 अगर हम नदियाँ की लिस्ट जारी करते हैं, उस 10 नदियाँ में से 8वां और 10वां स्थान गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिलता है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, आगे कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता अति शून्य है। यहाँ मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में अधिक जल प्रवाहित होने के बावजूद भी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जल भंडारण करने की उसमें जो क्षमता है वो काफ़ी कम है, ठीक है, जबकि गंगा में बहुत अधिक है। अगर उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए, अगर हम भारत में जितनी भी नदियां हैं, गंगा है, कोसी है, ताप्ती है, गंडक है, ठीक है, कृष्णा है, कावेरी है, बहुत सारी नदियां हैं। अगर इन सब नदियों में अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, अनुपात अगर लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो उसमें क्या कहता है, अनुपातिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी है गुजरात की तरफ बहती है, ये ताप्ती नदी का स्थान प्रथम आता है। ये काफ़ी जो है जल भंडार करती है। अगर अनुपात में हम एवरेज में लेते हैं तो इसमें जल भंडार करने की क्षमता 97% है। 97% जल भंडारित करता है केवल और केवल ताप्ती नदी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी नदी जल भंडारित करती है तो हमारे पास आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी 97% जल को क्या करती है, भंडारित करती है, भंडारण करने का क्षमता है इसमें। कहता है कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा जो है वो सारणी आपको नीचे दिखाया गया है, पृष्ठीय जल के रूप में और जो है भूमिगत जल के रूप में, ठीक है। इसमें दिखाया गया है कि पृष्ठीय जल के रूप में और भूमिगत जल के रूप में कौन सी नदी कितना जल जो है वो भंडारित करती है। देखिए यहाँ देखिए आपको यहाँ दिखाया गया है सिंधु नदी। सिंधु नदी में क्या है, आप देख रहे हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी में वार्षिक प्रवाह जो है वह है 113 अरब घन मीटर जो है वार्षिक रूप में करता है, जबकि 46 अरब जो है वह मतलब उपयोग होता है पृष्ठीय जल के रूप में। मतलब ऊपरी जो जल है मतलब नदी, नाला, तालाब, सिंचाई वगैरह इस सब रूप में जो है पृष्ठीय जल के रूप में सिंधु नदी से 46 अरब जो है उपयोग होता है प्रति वर्ष। और अगर हम भूमिगत जल के रूप में कहते हैं तो सिंधु नदी से भूमिगत जल के रूप में भंडारित 26.5% होता है, जबकि उपयोग में भूमि जल के रूप में उपयोग हो जाता है 24.3%। वही अगर हम गंगा की बात करते हैं, जब हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा जो है वो 5250 वार्षिक अरब घन मीटर जो है भंडारित करती है, जबकि उपयोग की बात करते हैं तो यह उपयोग होता है 250। कौन सा जल में, पृष्ठीय, मतलब जो ऊपरी जल है यानी सतही जल के रूप में।
अगर वही अंदरूनिक यानी जो पानी है वह पानी रिसाते हुए, ज़मीन से रिसाते हुए नीचे की ओर जब भंडारित हो जाती है उस रूप में, यानी भूमिगत जल के रूप में अगर हम गंगा के बारे में बात करते हैं तो यह 171 अरब घन मीटर जो है यह नीचे भंडारित करती है। जबकि उपयोग गंगा का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो भूमिगत जल है यह 157 अरब घन मीटर प्रति वर्ष हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से ब्रह्मपुत्रा का लिस्ट जारी है, गोदावरी के है, कृष्णा के है, कावेरी के हैं। आप सभी का लिस्ट आप देख लीजिए कि सभी का जो है वह दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए ताप्ती नदी का भी दिया गया हुआ है। तो टोटल कुल इस हिसाब से आपको भंडारित जो जल है वह जल का लिस्ट दिया गया है। आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको वीडियो को स्टॉप करके आप क्या कर लें, इसको नोट कर लें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और देश में भूमिगत जल का वितरण असमान है। मतलब हर जगह पर भूमिगत जल जो है वह अलग अलग तरीके से है। हमारा जो भारत देश है ऐसा नहीं है कि हर जगह भूमिगत जल बराबर है, यानी हर जगह समान मात्रा में यानी एक लेवल के हिसाब से भूमिगत जल है। ठीक है, भारत के जो कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ भूमिगत जल नहीं पाए जाते हैं, मतलब न के बराबर। अब जैसे कि अगर हम मान लेते हैं भारत के, ये हमारा जो क्षेत्र है राजस्थान के तरफ की अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान के क्षेत्र की तरफ में भूमिगत जल जो है वह न के बराबर में है। ठीक है, इस तरफ में अगर हम देखते हैं तो इन क्षेत्रों में काफ़ी न के बराबर में भूमिगत जल प्राप्त होता है। जबकि वही गंगा का इलाका है, ये गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नीचे दक्षिण के क्षेत्र में भी भूमिगत जल हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पे मतलब असमान रूप से हर जगह हर तरीके से भूमिगत जल है, कहीं अधिक है, कहीं कम है, कहीं मीडियम में है, इस तरह से भूमिगत जल है। ओके, अब हम देखते हैं क्या है कि भारत में जो भूमिगत जल है इसका वितरण जो है वो असमान है। इस पर चट्टानों की संरचना, मतलब कहाँ पे किस हिसाब से होनी चाहिए भूमिगत जल, उसमें क्या करता है, कह रहा है कि इसमें चट्टानों की संरचना, जो चट्टान है उसकी संरचना, धरातलीय दशाएं, जलापूर्ति के स्रोत जैसे तत्वों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे चट्टानी इलाका होनी चाहिए, है ना, धरातलीय दशा उसकी होनी चाहिए। ठीक है, और जलापूर्ति की उसका स्रोत भी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर नदी नहर नहीं हो, यानी पृष्ठीय जल नहीं आता हो उन क्षेत्रों में, तो फिर वहाँ भूमिगत जल कैसे प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो पृष्ठीय जल जो हमारा नदी है, अगर नदी के माध्यम से ही, नदी के माध्यम से यानी जो जल होता है वह रिसाता हुआ नीचे की ओर जाता है और वही जल जो है वह भूमिगत जल के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, कहता है समतल मैदानी भागों में स्थित जल चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है। जैसे कहता है कि जो समतल मैदानी भाग होते हैं, ठीक है, समतल मैदानी भाग में स्थित जो जलज होते हैं, जल जमाव हो जाते हैं, या चट्टानी भागों में जो भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद होती है। जो चट्टानी भाग हैं, जैसे आप देख रहे हैं नेपाल की तरफ जाइए, हिमालय का जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में आप देखते हैं ना कि अधिकांश जो नदियां हैं वो उन्हीं क्षेत्रों से आती है। तो वहाँ जो है ना भूमिगत जल जो है वह अधिक मात्रा में भंडारित होते हैं, अधिक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ भेदस्य या प्रवेश से चट्टान पाए जाते हैं। भारत की उत्तरी
मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्रा घाटी तक, अगर हम भारत के पंजाब लेते हैं, ठीक है ना, पंजाब से लेकर इधर जो ब्रह्मपुत्रा घाटी है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं वहाँ तक, जो कि हिमालय की नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा जो क्षेत्र है ये पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ जो हमारा भाग आता है ये पंजाब का भाग आता है। अब यहाँ पंजाब के भाग से लेते हुए अगर हम ये पूरे भाग लेते हैं तो यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश आता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश ये मतलब इधर में गंगा के मैदान हो गया और इधर से ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो गया, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या है, अधिक मात्रा में क्या है, भूमिगत जल भंडारित है, अधिक मात्रा में भूमिगत जल है। ओके, कहता है जो कि हिमालयी नदियों के कारण मिट्टी से निर्मित हुआ ये जो क्षेत्र है, मैदानी जो भाग है में सर्वाधिक भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में भूमिगत जल पाए जाते हैं। यहाँ देश का 42% जल पाया जाता है। पूरे भारत देश में 42% जल जो है इन क्षेत्रों में पाया जाता है। पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्रा के मैदान तक जो है भूमिगत जल पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 443.9 अरब घन मीटर भूमि जल उपलब्ध है। अगर एक मतलब अनुमानता लगाता है तो 443.9 अरब घन मीटर भारत में जो है वो भूमि जल के रूप में स्थित है। क्या कहता है, जिसका 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगर हम पूरे भारत में जो जल भंडारित है भूमिगत जल के रूप में, उसमें 19% जल जो है वो केवल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी भूमिगत जल संसाधन की संभावना अधिक है। इन क्षेत्रों में भी भूमिगत जल पाए जाते हैं। चलिए, तो कैसा लगा आज का वीडियो? यदि आपका आज का वीडियो अच्छा लगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी कीजिए। यदि आपको कुछ बातें नहीं समझ में आती है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग कल का जो क्लास करेंगे जल संसाधन का उपयोग, इस विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।